गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टीरिक इफेक्ट के बारे में। अन्य इफेक्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देख लिया है। अब हमें और मीजोमेरिक इफेक्ट, जो रेजोनेंस होता है, अदर नेम ऑफ रेजोनेंस इज मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड अब हम यहाँ पढ़ते हैं स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट को समझते हम कैसे हैं, देखिए। कोई भी एटम जो होता है वो क्या करता है, या फिर कोई भी मैटर आप जानते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसी टाइप से कोई भी एटम जो होता है वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि टू डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो एक लिमिट तक ही एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। टू डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एक लिमिट तक ही क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि उस लिमिट से आगे अगर वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग जाता है। और इसी रिपल्शन को, जो ये फिनोमेना होती है जिसकी वजह से टू एटम्स can't come very close to each other, is termed as स्टीरिक इफेक्ट। इसी को ही हम स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। ये हमारा कहलाता है स्टीरिक इफेक्ट। अब एक चीज़ आती है स्टीरिक हिंड्रेंस, जो कि स्टीरिक इफेक्ट से ही बनी हुई है। अब हम इसे कैसे समझाएंगे कि स्टीरिक हिंड्रेंस जो होती है वो क्या होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मीन ये होता है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर लार्ज ग्रुप यानी बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो उनकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाए। उन बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाए, देन दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। और कब होगी ये, देखिए, स्टीरिक हिंड्रेंस इज सेड टू बी ऑपरेटिव व्हेन अ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट एन ऑब्वियस property or an obvious chemical reaction due to the presence of a large group in its structure. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं, हम बोलते हैं SN1 और SN2 के अंदर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं, हम जानते हैं, यू नो दैट एल्किल हैलाइड शो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बट टर्शरी एल्किल हैलाइड्स गिव SN1 and primary alkyl halides give SN2. Why primary alkyl halides give SN2 reaction and why प्राइमरी अल्कोहल्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन? इसका अगर हमें रीज़न देखना है तो इसका रीज़न हम किससे बताएंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस से ही बताते हैं, स्टीरिक इफेक्ट से ही बताते हैं। देखिए, यू नो दैट प्राइमरी एल्किल हैलाइड गिव्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में होता क्या है? In SN2 reaction is a one-step reaction and in this reaction no intermediate is formed. Intermediate का कोई formation नहीं होता है, but a 5-member transition state is formed. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट वो फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट हम किसे बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कि कार्बन के अंदर क्या होती है, 5 वैलेंसी होती है। बट वी नो दैट कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट एटम, इट कैन नॉट शो 5 वैलेंसी। तो फिर अपन क्या करते हैं कि हमें पता है कि 5 वैलेंसी नहीं होती है, तो इसी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट जो 5 वैलेंसी वाली आपको बोला है, इट इज़ अनस्टेबल होती है और फिर वो जल्दी से ब्रेकअप हो जाती है और फिर कार्बन फिर से अपने प्रोडक्ट में 4 वैलेंट बन जाता है, 4 वैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। तो SN2 में ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है वो उसका अटैक कैसा होता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक मीन क्या होता है, जहाँ पे लीविंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। लीविंग ग्रुप क्या कहलाता है, लीविंग ग्रुप वो है जो कि जहाँ से उसका सब्सटीट्यूट, जैसे जो न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर पहले से ही नेगेटिव पार्ट जो इसमें लगा हुआ है उसका सब्सटीट्यूशन जो हमारा आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल करेगा। हियर ब्रोमाइड इज, जो ब्रोमीन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इट इज़ अ लीविंग ग्रुप एंड एक्वस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिखाया हुआ है, इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। तो ये कार्बन पे जहाँ ब्रोमाइड लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है ग्रुप, वहाँ से इसके पीछे की तरफ से अटैक करेगा। और इसका अटैक कब होगा, तो ये अटैक फिजिबिलिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज व्हेन कार्बन हैज़ फ्यूएस्ट एंड शॉर्टेस्ट एटम, मतलब शॉर्टेस्ट ग्रुप। अगर इसके ऊपर शॉर्टेस्ट ग्रुप हुई, लाइक इस हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि 3 ग्रुप जो लग रहे हैं कार्बन में, कौन कौन से हुए, एक एल्किल ग्रुप है यार और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो स्मॉलर ग्रुप होता है, तो बैक साइड अटैक जो होगा वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ से ब्रोमाइड हट जाएगा और यहाँ पे OH यहाँ लग गया, लीविंग ग्रुप जो हट गया है, ब्रोमाइड आपका यहाँ से, और आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है और एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन हो गया है आपका
एल्किल अल्कोहल का। तो ये हमारी SN2 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। अब हम बोलते हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स तो दे देते हैं, लेकिन टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के अंदर 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। तो इन बल्की ग्रुप लगे होने की वजह से क्या होता है कि इसको स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसे अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है, और इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं हम इसको। हम क्या बोल रहे हैं? बल्की ग्रुप लग रही है। इसकी वजह से अगर हमने ये न्यूक्लियोफाइल लिया है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। एंड दिस रीज़न, जो ये रीज़न है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये जो फिनोमेना यहाँ पे हो रही है, इट इज़ टर्म्ड एज स्टीरिक हिंड्रेंस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, दैट इनहिबिट SN2 रिएक्शन इन टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो ये आपका रीज़न हो गया। आपको स्टीरिक हिंड्रेंस मैंने आपको बताई है, और स्टीरिक हिंड्रेंस के थ्रू ही आपको ये समझाया है कि हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड तो क्यों दे देता है SN2 रिएक्शन, और टर्शरी एल्किल हैलाइड क्यों नहीं देता है SN2 रिएक्शन। तो ये हो गया है आपका स्टीरिक इफेक्ट। अब आप आ जाइए एक नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन किसे बोलते हैं? इसे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। जो आपने रेजोनेंस देखा है वहाँ पे होता है इंटरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप देखते हैं एटम टू एटम के बीच में। आप क्या देख रहे हो कि शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डीलोकलाइजेशन फिनोमेना जो होती है वो क्या कहलाती है? रेजोनेंस कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है, जो एडजेसेंट में, मतलब उनके पास या तो क्या होना चाहिए, कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल हो, या फिर कोई पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल हो। p ऑर्बिटल भी हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड भी हो सकता है। तो उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ ये कोई इफेक्ट, मतलब एक तरह से इमेजिनरी इफेक्ट है। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस के अंदर तो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है और फिर क्या हो जाता है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। जहाँ पे हम ये देखते हैं रेजोनेंस के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो ऑल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक कोई कैटाइन या एनाइन जो होता है वो ऑल्टरनेट फॉर्म में, मतलब ऑल्टरनेट का मीनिंग कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो वो उसके लिए कंडीशन होती है नेसेसरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेक्शन करेंगे किससे, या तो किसी खाली या फिर पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल से, या फिर पाई बॉन्ड भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि इसे हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेकर नाथन ने इसको खोजा था, इस वजह से उनके साइंटिस्ट के नेम पे इसे बेकर नाथन इफेक्ट बोल दिया है। दिस इंटरेक्शन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर विद एडिशनल स्टेबिलिटी। लेकिन हम इस इंटरेक्शन की वजह से क्या देखते हैं कि इसकी वजह से उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन जो फिनोमेना होती है, इसकी सहायता से हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बता पाते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बता देते हैं, और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ कार्बोकेटाइन के अंदर फर्स्ट जो केस है आपका वो कार्बोकेटाइन दिखाया गया है। कार्बोकेटाइन में देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो p ऑर्बिटल है वो आपका क्या है, वैकेंट है। और यहाँ पे ये आपको हाइड्रोजन दिखाया हुआ है, इसके पास क्या है। तो शर्त इसमें यही है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी कि कार्बोकेटाइन वाला चार्ज है, उसके पास में हाइड्रोजन होना चाहिए। और एल्कीन के अंदर भी ऐसे फ्री रेडिकल जो है उसके पास भी हाइड्रोजन होना चाहिए, पास वाले कार्बन के पास। और इसी तरह से एल्कीन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं और हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बताएंगे, तो उसके लिए भी यही शर्त होती है कि जो पाई बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उसके पास वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जो हम बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट केस में यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका इंटरेक्शन हुआ यहाँ से, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ रहता है। तो ये सिग्मा बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका इंटरेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ इंटरेक्शन हुआ, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया अब यहाँ, क्योंकि कार्बन को क्या मिल गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन H+ के रूप में हमने बाहर कर दिया।
H+2 है क्योंकि एक सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है और ये दोनों सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इंटरेक्शन उसमें हो गया, उनका इंटरेक्शन हुआ तो H+ हमारा अलग रह गया। तो अब ये जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनती है, यानी यहाँ पे इसी तरह की स्ट्रक्चर जो है वो 3 दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो हमने ये देखा ये इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई है। हाइपर कॉन्जुगेशन एटम्स फॉर अ कार्बोकेटाइन हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ आपको यही देखनी है, जितना अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे कार्बोकेटाइन के पास उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बन जाएंगी। तो और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया है आपका। अब आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी हम बता रहे हैं। एल्कीन जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड है बीच में। अब उस पाई बॉन्ड से इंटरेक्शन होगा सिग्मा बॉन्ड का, यानी कि उसके पास वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्डेड जो C डबल बॉन्ड C है उसके पास वाला जो कार्बन है उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही इंटरेक्शन होंगे। तो यहाँ आपको इसका इस तरह से दिखाया हुआ है कि अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्डेड की इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, H+ हमारा अलग हो गया है, बॉन्ड हमारा यहाँ इनके बीच में बन गया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं कितनी बन गई है, 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 ही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गई हैं। तो ये हम सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको यही देखना है कि जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनेंगी और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनेंगी वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, वो फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और वो कार्बोकेटाइन भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की फिनोमेना देखी है। अब हम देखते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपने समझ लिया है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से इनकी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स और देखिए। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सिंस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। यही कारण है कि जो 1,3-ब्यूटाडाइइन होती है, 1,3-ब्यूटाडाइइन है, इसके अंदर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया और इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.46 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो होती है बॉन्ड लेंथ वो भी 1.46 की कम हो गई है, दोनों के बीच में हुई है। दूसरा रीज़न देखिए यहाँ, since higher the number of alpha hydrogen atom, higher the number of hyperconjugation forms for a carbocation। ये मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनेगी और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए बनेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। ये आप इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। इसी तरह से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल जो होता है वो भी आप इसी तरह से बताएंगे। वही अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज़्यादा होंगे, 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा मात्रा में होते हैं और फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, तो हम इसकी स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं। इसी तरह से हम एल्कीन के अंदर स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज़्यादा होंगे एल्कीन सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो हम इसकी सहायता से बता सकते हैं। तो यहाँ आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। अब हम देख लेते हैं एरोमेटिसिटी को। एरोमेटिसिटी क्या होती है? देखो जो टर्म एरोमेटिसिटी होती है वो हम किसी भी एरोमेटिसिटी की सहायता से भी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताते हैं। अब मॉलिक्यूल जो कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, एरोमेटिसिटी कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा, तो इसके लिए यही है कि वो मॉलिक्यूल होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर मॉलिक्यूल होना चाहिए और साथ ही साथ फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड इज प्लानर। क्या सभी साइक्लिक होंगे, साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होंगे? नहीं। जैसे एक आपका बेंजीन है और एक आपका साइक्लोहेक्सीन है, बट यू नो दैट बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड वेयर इज साइक्लोएल्कीन इज कंसीडर्ड ओनली एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इट इज़ एलिसाइक्लिक नॉट एरोमेटिक। साइक्लिक तो है बट इट डज नॉट बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। एंड प्लानर होना चाहिए। प्लानर मीन्स क्या है कि उसके अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन ये होनी चाहिए। इन साथ ही उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मीन क्या होता है, डबल सिंगल इस टाइप से होना चाहिए, कॉन्जुगेशन फॉलो होना चाहिए। और
कॉन्जुगेशन के साथ साथ ही एक कंडीशन और होनी चाहिए कि अगर ये तीनों कंडीशन है फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, इसके साथ ही एक कंडीशन और होनी चाहिए कि इट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल, कि इसके अंदर हक्कल रूल भी फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल का मीन ये है कि दिस मॉलिक्यूल पजेस, यानी कि मॉलिक्यूल पजेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी मॉलिक्यूल में, देन इट बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिसिटी शो करेगा। यू नो दैट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है उसके अंदर 4 पाई बॉन्ड होते हैं, बट इट डज नॉट बिहेव, बट यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इट डज नॉट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर है, बट फोर्थ कंडीशन इसके अंदर फॉलो नहीं हो रही है। इट मीन्स इट डज नॉट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। वी टर्म्ड इज एंड वी से इट इज़ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इसके लिए आपको यही कंडीशन ध्यान रखनी है। 4 कंडीशंस अगर कोई दिखा रहा है तो वो कंपाउंड आपका, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहोगे कि वो एरोमेटिसिटी दिखा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की वजह से बढ़ जाती है। और देखिए अब आप, जो अभी मैंने आपको बताया है कि कोई कौन सा कंपाउंड आप एरोमेटिक कहेंगे, 4 कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी अ साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है इट मस्ट हैव कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मीन क्या होता है कि वो जो रिंग है उसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी अ प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर स्ट्रक्चर होनी चाहिए इसकी, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल को भी फॉलो करना चाहिए, दैट इज इट मस्ट पजेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड हियर n की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू है। तो ये चारों कंडीशंस अगर दिखाई दे रही हैं तो आप बोलोगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बेंजीन है, पिरिडीन है, फ्यूरेन है, नैफ्थेलीन है। ये सभी आपको किसके एग्जाम्पल हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 1 अगर आप लगते हैं तो 4n+2 है, तो यानी कि n की जगह 1 लिखा तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका हो गया है बेंजीन के अंदर। इसका एग्जाम्पल आपका पेरिडीन भी है, इसका एग्जाम्पल आपका ये फ्यूरेन भी है, इसके अंदर भी 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और फिर 2 आपके लॉन पेयर इसके ऑक्सीजन के कंसीडर हो जाते हैं। अब n बराबर 0 अगर आप लिखते हैं तो 4n+2 सिस्टम से 2 पाई 4n 0 हो जाता है, आपका n 0 रखते ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपका साइक्लोप्रोपीनियम आयन इसका एग्जाम्पल है। n बराबर 2 अगर आपने रखा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो कि नैफ्थेलीन इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बच्चों आज आपने स्टेरिक इफेक्ट समझा है और एरोमेटिसिटी समझी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।